इंटरप्ट्स हम दे रहे हैं, इसके अंदर हम फर्दर 8259 इसके अंदर लगा देते हैं. लेट अस सपोज दिस 18259 इज देयर. इसकी हमारी एक पिन है IR0. हमने इस IR0 पिन के ऊपर एक सेकंड 8259 लगा दिया, एंड अगेन IR1 पिन के ऊपर हमने 8259 लगा दिया. हम लगा सकते हैं? कैसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं. दैट मीन्स हमारी यहाँ पर 8 इंटरप्ट्स थी, है ना, डिफरेंट इंटरप्ट्स हैं, 8 इंटरप्ट्स हैं, Yes. यानी हमारे पास कैपेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. एंड अगेन ये जो 8 डिफरेंट इंटरप्ट्स हैं, हम कितनी लगा सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन CS012. बेसिकली ये हेल्प करता है कि आपको कौन सी इंटरप्ट, यानी कौन सा जो आप यूज़ कर रहे हैं, कैस्केड बफर आप जो यूज़ कर रहे हो, कौन सी जो 8259 है आप उसको अनेबल करना चाहते हैं. अगेन इट इज़ जैसे हम बोल सकते हैं 111, यानी अप टू कितने हो गए, 4, 8, 4, 2, 1, अप टू 7 हम और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं. इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे. अप टू 78259 हम आगे और लगा सकते हैं. और देन ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा, बेसिकली जो प्रायोरिटी रिजॉल्व जो कर रहा है, कौन सा आप 8259 यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज क्या होगा कि हमारा यहाँ पर भी हमारा IR0 सिग्नल सेंड आउट कर रहा होगा, उसके आगे भी हमारा IR0 सिग्नल सेंड आउट कर रहा होगा. अगेन दोनों हमारे, लेट अस सपोज हमारा यहाँ से भी IR0 सिग्नल आ गया एंड हमारा यहाँ से भी IR0 सिग्नल आ गया, बोथ आर IR0. तो कैसे डिसाइड करेगा जो हमारा 8259, जो मास्टर हमारा 8259 है, कि वो कौन सा सिग्नल दे रहा है, ये हमारा डिसाइड करता है. इवन किसको पता चलेगा ना, बिकॉज IR0 इसने ही बोला, IR0 इसने ही बोला. अब जो मास्टर वाला 8259 था, उसने क्या किया, देखो यार हमारा पास तो IR0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मैं तो इस पे जो भी आपका सिग्नल आ रहा होगा हम उसको एक्नॉलेज करके इंटरप्ट को कंसिडर करेंगे. बट अगेन लेकिन जो 8 नंबर पिन पे हमारा IR7 पे जो हमारा है, वो भी कहता है भैया मेरा भी तो IR0 है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो IR0 है मेरा एक्नॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ. ये चीज़ बताता है हमारा कैस्केड बफर कंपैरेटर्स होते हैं. इसके अंदर जो भी आपने IR0 जिसकी भी 8259 पिन की हमारी IR0 एक्सेप्ट हुई है, वो उस सिग्नल को अनेबल करके उस पर्टिकुलर उस पे 8259 पे सेंड आउट करता है. लेट अस सपोज हम इस पे बात कर रहे हैं IR0 पिन पे, दैट मीन्स 000, वो सेंड यहाँ पे हमारा सेंड आउट सिग्नल करेगा 000. अगेन इसके जो नंबर है वो है 000, यानी बोथ मैच कंपेयर कर रहे हैं, पेयरिंग हो रही है दोनों की. दैट मीन्स इसकी एक्नॉलेज हुई है, बाकी किसी की एक्नॉलेज नहीं हो पाई है. लेट अस सपोज हम 7 नंबर पिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसने सेंड किया 111. उसने देखा ओके दिस इज ऑल्सो 111, जो हमारा कैश है यहाँ पर वो भी हमारा 11 है. दैट मीन्स दोनों कंपैटिबल है, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों की जो कोडिंग है वो मैच कर रही है. दैट मीन्स इसकी हमारी जो इंटरप्ट है एक्नॉलेज हुई है, बाकी किसी और की एक्नॉलेज नहीं हुई है, क्योंकि वो मिसमैच कर रहे हैं हमारी आपस में, पेयरिंग नहीं हो पा रही है उस चीज़ की. तो दिस इज हाउ हम अपनी इंटरप्ट कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं 8259 की. मल्टीपल आप जितने भी चाहे आप यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ कैश, जो आपका कैस्केड बफर कंपैरेटर्स है. ओके आई थिंक हम देख लेते हैं आगे. सो व्हाट आर द डिफरेंट interrupt operation? Implementing interrupts in the simplest form without cascading requires two specific instructions. Again, interrupt acknowledge क्या करता है राकिब? यस सर. interrupt acknowledge signal क्या करता है? इंटरप्ट एक्नॉलेज सर अभी याद नहीं आ रहा सर. अदनान? यस सर, इंटरप्ट एक्नॉलेज सर, जब माइक्रो प्रोसेसर सर जब इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है तो सर वो एक एक्नॉलेजमेंट मतलब सर वो भेजता है पेरिफेरल को सर, वो उसकी मतलब रिक्वेस्ट मतलब उसकी सर्विस के सर रिक्वेस्ट के लिए सर वो पेरिफेरल में सर भेजता है सर. तो फिर क्या होगा? सर फिर वो चलिए हम एक चीज बताते हैं, सर हम मतलब देते जैसे हैं कुछ इंस्ट्रक्शन है सर. अदनान हम एक चीज देते हैं, है ना, इंटरप्ट एक्नॉलेज 3 बार भेजता है. क्यों? आप क्या क्या सर आपने? इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल्स हैं, इट इज 3 साइकिल प्रोसेस.
ऐसा यस क्यों सर। बोला मैंने? सर क्योंकि ये लास्ट टाइम 3 बार। क्या बताया था? सर लास्ट क्लास सर मैंने अटेंड नहीं की थी। अच्छा, लास्ट टाइम अटेंड नहीं की थी। अच्छा, शाम आपने की थी? यस, अच्छा शाम, याद है? भूल गए हैं? याद नहीं है, ओके। अली, मोहम्मद अली, यस सर। रिमेंबर? और यू फॉरगॉट क्या होता है ये? सॉरी बस नहीं नहीं याद। सर। राजीव, राजीव, राजीव कुमार, रोल नंबर 68। यस सर। याद है? नो रिजवान, यस सर। याद है या भूल गए? सर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट वो मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है उसे पता लगाते हैं सर। कहाँ से आ रहा है इंटरप्ट रिक्वेस्ट? ओके, फिर ये थ्री क्लॉक साइकिल क्यों बोली मैंने? क्या सर? हमने बोला, एक स्टेटमेंट हमने दी है कि इट इज अ 3 क्लॉक साइकिल प्रोसेस। हाउ? वो फ्रीक्वेंसी सर्कल वो में भी फ्रीक्वेंसी सर्कल, हाँ, थोड़ा थोड़ा आपने कुछ बोला पहले, कहाँ से आ रहा है। एनीवे, आरिफ, ये सर। आरिफ, यस, याद है? थोड़ा बहुत पता है, कोई बात नहीं, बता दीजिए। थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज़ काफ़ी दब के आ रही है। अब आ रही है नाउ अब थोड़ी क्लियर है। प्लीज़ कैरी ऑन, जो पता है बता दीजिए। सर। ये जो इंटरप्ट साइकिल्स में मैनी प्रोसेसर अलाउ करते हैं सर इंटरप्ट हार्डवेयर डिवाइस को। ओके, नहीं क्लियर इंटरप्ट हो पाया। हैंडलिंग भी होता है सर इसमें। इंटरप्ट हैंडलिंग भी होता है, ओके। तो एक सर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा फहद, सर इसमें सर पूरा पक्का तो याद नहीं है सर, शायद कॉल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है मे बी, चलिए तो इस हम वजह एक और से। बता देते हैं। आईएसआर का इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ कुछ। यस फहद, अब तो कंटिन्यू कीजिए, सही कह रहे थे आप। सर मतलब कॉल इंस्ट्रक्शन को मतलब फॉलो करता है सर, तो उस रूटीन को सर फॉलो करने में से 3 साइकिल की जरूरत पड़ जाती है इस वजह से। 3 साइकिल बेसिकली क्या होता है, देखिए हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज़ को। जो हमारा प्राइवेट, जो भी हमारा इंटरप्ट ले रहे हैं, जो भी आप इंटरप्ट्स आ रही हैं, इंटरप्ट्स आती हैं, दैट मीन्स वो किसी ना किसी इंटरप्ट आके वो किसी ना किसी एड्रेस पे जाती हैं, यानी कोई ना कोई कॉल इंस्ट्रक्शन, कोई भी सब रूटीन आई, ऐसा हम बोला, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो होती हैं, एक किसी ना किसी एड्रेस से पड़ी होती है। वो वहाँ से उस एड्रेस को, हमने एक लास्ट टाइम में हमने 2 तरह की इंटरप्ट्स शायद हमने बताई थी आपको, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स जो होती हैं, उसमें हमें पता होता है एड्रेस आईएसआर का, कि भाई हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शन को फेच करके एग्जीक्यूट करना है। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के अंदर हमें एड्रेस नहीं पता होता। और इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल्स हमें हमेशा, आप याद देखेंगे कि इंटरप्ट एक्नॉलेज जो सिग्नल हम वापस सेंड करते हैं, वो नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स के साथ ही हम करते हैं। वेक्टर इंटरप्ट के साथ हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वी नो कि हमें कहाँ पर हमारा जो रूटीन है, जो हमारी, जहाँ पे हम, जो इंटरप्ट आ रही है, इंटरप्ट आने के बाद हमें जो भी चीज़ हमें एग्जीक्यूट कराना है, जो भी फंक्शन हमें एग्जीक्यूट कराना है उस इंटरप्ट से रिलेटेड है, उसका एड्रेस क्या है। वेक्टर्ड इंटरप्ट में हमें पता होता है, नॉन वेक्टर्ड में हमें वो नहीं पता होता। तो हमें इंटरप्ट एक्नॉलेज जो सिग्नल है, INT इज अ नॉन वेक्टर इंटरप्ट। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल्स में क्या करते हैं कि ओके, इंटरप्ट आ गया, उसने कहा एक्नॉलेज कर दी। अब इंटरप्ट तो एक्नॉलेज कर दी, अब माइक्रो प्रोसेसर को तो नहीं पता कि भाई किस एड्रेस पे जाके हमें उस कौन सा फंक्शन, कौन सी रूटीन, सब रूटीन जो है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है, उसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। सो व्हाट वी विल डू, इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल आता है, तब जो भी आपका एक्सटर्नल, जो भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है, वो आपको सेंड आउट करता है कि भैया आपका जो एड्रेस है, जहाँ से आपने वो फेच करना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करानी है, वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पड़ी है। इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल बेसिकली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ओके यार प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दीजिए, और मैं वहाँ पे जाके अपनी जो भी आपका हमारा काम करना है, कॉल करना है, इंस्ट्रक्शन, बेसिकली कॉल इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर।
यानी कॉल इंस्ट्रक्शन इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, अगर हम 16 बिट का एड्रेस ले रहे हैं तो 1 बाइट के ऊपर हमारा एक एड्रेस, एक फर्स्ट बाइट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड बाइट। दैट इज व्हाई हमने बोला कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 क्लॉक साइकिल लेता है ये। जब भी आप ISR, जब भी आप नॉन वेक्टर इंटरप्ट एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ISR एड्रेस जो भी आप इंस्ट्रक्शन फॉलो अप कर रहे हैं। So this is how this instruction works. It's a non-vector interrupt, and interrupt acknowledge signals help करता है उस एड्रेस को फैच करने के लिए कि कहाँ पे आपने जाके जो भी आपने इंटरप्ट्स आ रही हैं, उसके इंटरप्ट्स लेने के बाद में जो भी चीज़ आपने एग्जीक्यूट करानी है, वो आपको कहाँ से लेकर एग्जीक्यूट कराना है। दिस इज हाउ दिस इंटरप्ट्स वर्क्स। इज इट क्लियर आरिफ? Yes. Okay. So implementing interrupts in the simplest form without cascading requires two specific instructions. The instructions are written by the microprocessor in the device registers. We have already seen this thing. The first instruction specifies features such as mode or memory space between the two consecutive interrupt levels. Then the second instruction specifies the higher order memory address. That is वो जो भी हमने वो चीज़ हमने बोली. After the instructions have been written, the following sequence of events should occur. So one or more interrupt request lines goes high, requesting the service. The 8259 resolves the priorities and sends the interrupt signals to the MPU, है ना। जो भी आपकी इंटरप्ट्स आ रही है वो ISR में जाती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट ISR में जाती हैं, प्रायोरिटी रिजॉल्व करते हैं, देन ISR से ट्रांसफर होके माइक्रोप्रोसेसर के पास चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी। अगेन इंटरप्ट मास्क कौन सी आपको इंटरप्ट एक्नॉलेज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, प्रायोरिटी रिजॉल्वर को बताना पड़ता है कि भाई ये इंटरप्ट अगर आ भी जाए ना, आप इसको मत कंसिडर कीजिए, कुछ भी हो जाए तो आप बता सकते हैं उस चीज़ को, डिसेबल कर सकते हैं उस चीज़ को। तो MPU acknowledge the interrupt by sending the interrupt acknowledge signals. After the interrupt acknowledge has been received, the opcode for the call instruction is placed on the data bus. Again, मैंने जैसे बोला 3 byte instructions होती हैं. Because of the call instruction, the MPU sends 2 more interrupt acknowledge signals. Because एड्रेस भी उसने भेजना ही है, ऑपकोड तो भेज दिया, अब ऑपकोड के साथ साथ उसको एड्रेस भी भेजना है। सो एट द फर्स्ट इंटरप्ट 8259 places the lower order 8-bit address on the data bus, and at the second interrupt acknowledge it places the higher order 8-bit address of the vectored interrupt vector. This completes the 3 byte call instructions. The program sequence of the MPU is transferred to the memory location specified by the call instructions. और जो भी इंटरप्ट होने के बाद में जो भी वहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है या फिर जो भी चीज़ आपने एग्जीक्यूट करनी है, यू कैन इजीली एग्जीक्यूट दैट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन. This is all about the 8259. इसमें कोई डाउट किसी को? I think नहीं होना चाहिए. Today we are going to look for the display controller 8279 controller जो हमारा आते हैं. बेसिकली जो हमारा 8279 कंट्रोलर्स होते हैं, इट इज डिजाइन बाय द इंटेल, है ना। इंटेल ने ही हमें ये डिजाइन किया था। मोस्ट ऑफ द आईसीज हैं वो इंटेल ने डिसाइड की, आप डिजाइन की हैं। एंड इट डिस्प्ले कंट्रोलर की बात करें तो बेसिकली इट सपोर्ट्स द 64 कॉन्टैक्ट की मैट्रिक्स। हम कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड बेसिकली एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, पर्टिकुलर की जो प्रेस करिए विद द हेल्प ऑफ दीज रोज एंड कॉलम्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सी की प्रेस की गई है। रीजन बीइंग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाइन्स की ज़रूरत पड़ेंगी, बहुत सारा डाटा लाइन्स की ज़रूरत पड़ेंगी हमें, एंड दैट इज़ नॉट फिजिबल ना। मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा एक्सपोनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सपोनेंशियली तो नहीं बोलेंगे बट काफ़ी ज़्यादा जो लाइन्स, जो डाटा लाइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं जो इन्फॉर्मेशन सेंड आउट कर रहे हैं। हम इजीली देख सकते हैं कि हम कौन सी की प्रेस कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग, लेट अस सपोज हम 64 पिन्स की जैसे भी हम बात करें, 64 पिन्स, 64 कीज लेना चाह रहे हैं, अगर हम 64 लाइन्स लगाएंगे, नॉर्मली हम प्लेस करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट कि 64 लाइन, 64 लाइन्स आप रीड करें। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 16 लाइन से रीड करते हैं, यानी 8 बाई 8 की मैट्रिक्स लगा देते हैं, 8 8 64, और बेसिकली 8 बाई 8 की मैट्रिक्स क्या करती है, एक पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम में जाके जो भी आपने लाइन, जो भी आपने सिलेक्ट करना है, यू कैन इजीली सिलेक्ट दैट थिंग्स। अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने बोला कि 8279 के अंदर 64 कॉन्टैक्ट कीज होती हैं, इसके अलावा हमारे पास 2 और कीज होती हैं, कंट्रोल एंड शिफ्ट, एंड इनका कॉम्बिनेशन अगेन फर्दर हमारा डिफरेंट डिकोडिंग स्ट्रक्चर बनता है। लेट अस सपोज हमने कंट्रोल की प्रेस करी, शिफ्ट नहीं प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस की, कंट्रोल प्रेस नहीं किया, या फिर दोनों प्रेस करी, दिस आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमारे बनते हैं। कंट्रोल के साथ कोई भी प्रेस करी, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। सो these are the different combination that are available into this interface keyboard and display controller. But again the important thing कि हमें जरूरत क्यों पड़ी,
व्हाई वी नीड दिस डिस्प्ले कंट्रोलर? हम डायरेक्टली 8279 हमसे एक हार्डवेयर हम बना रहे हैं, हार्डवेयर अप्रोच, हम सॉफ्टवेयर अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं, बट why we don't go for the software approach rather than we go for the hardware approach? What was the reason behind that thing? Farhan, यस सर। क्या रीजन है? क्वेश्चन याद पता सुना? यस सर। बताइए क्या आंसर? माइक्रोप्रोसेसर के मतलब टाइम चला इसको फेच करने में ओके, इसलिए अच्छा इसलिए प्रॉब्लम होती है। रागिब, यस सर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? सर ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं कि सर हम जो ऑपरेशन सर जो इनपुट ले रहे होंगे सर वो उसको कंपैटिबल बनाने के लिए। अगर हम सॉफ्टवेयर अप्रोच करते हैं तो कंपैटिबल नहीं होगा? यस सर, उससे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा सर फिर। वो तो और भी ज़्यादा कंपैटिबल होगा। ये तो है। फिर रिजवान यस सर। बताइए। नहीं पता है सर, अफान, सॉरी सर। अफान रोल नंबर 69 यस सर। बताइए। सर नो आइडिया। सबिहा, यस सर। व्हाट वाज द रीजन? पता है? नो सर। हैदर, जी सर। रीजन पता है? नहीं सर। ये हमने डिस्कस किया था यार, ऐसे मत कहो। अनुराग, नो आइडिया सर। अदनान, यस सर, तो नो आइडिया सर। अहमद, यस सर। सर वो टाइम ज़्यादा लेगा। सॉफ्टवेयर अप्रोच टाइम ज़्यादा लेगा। यस सर। ओके, सर एंड प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कम करने के लिए मेनली तो वही। प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कम करने के लिए कैसे कम करेंगे यूटिलाइजेशन? सर ये जनरल पर्पस हो गया ना, तो सर इसको कनेक्ट कर सर ये हैंडल करेगा ना सर, कीबोर्ड और डिस्प्ले का जो भी इंटरफेसिंग करना होगा, जो हमारा मेन प्रोसेसर है सर उस पर वर्कलोड कम हो जाएगा। उस पर वर्कलोड बिल्कुल हमारा कम हो जाएगा। ओके, है ना? वर्कलोड कैसे कम हुआ, इसको थोड़ा एलेबरेट कर सकते हैं? तो उसी के लिए तो इसको डिज़ाइन किया है ना सर। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, डिज़ाइन किया है वर्कलोड करने। थोड़ा हम पूछ रहे हैं कि इसको एलेबरेट कैसे करें? एलेबरेट कर सकते हैं आप कि सर वर्कलोड जितने भी कैसे कम डिस्प्ले होगा? और कीबोर्ड के फंक्शंस होंगे वो यही परफॉर्म करेगा, मतलब ये इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर देगा उनके बीच में, और लेकिन सीपीयू को जो भी साइमल्टेनियसली अदर वर्क कराना वो करता रहेगा। वो करता रहेगा, बिल्कुल ठीक। अगर हम इसको एक अदर वर्ड्स में बोलें कि यूजली क्या होता है, देखो अभी जब हम कीबोर्ड और डिस्प्ले यानी हम एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स जब भी कोई की प्रेस करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कब की प्रेस होगी। उसको ही डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स। उसको पता है कि जब भी की प्रेस होगी ना, हमारे पास इंटरप्ट आ जाएगी, इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी। बिकॉज़ कोई भी की प्रेस हुई है तो इंटरप्ट इट्स बेसिकली एन इंटरप्ट। तो एक इंटरप्ट आ जाएगी जो कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर भेजेगा, ओके दैट कि एक ही प्रेस हुई है, आप प्लीज़ इसको एक्नॉलेज कीजिए, एंड अगर आप डाटा को जो भी प्रेस करना है, यू कैन डू दैट थिंग। बट अगर हम सॉफ्टवेयर अप्रोच से जाते हैं तो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूसली ना स्कैन करता रहेगा। एक उसको एक प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग पावर ना एक एक्सटर्नल डिवाइस को देनी पड़ेगी कि भाई प्रेस तो नहीं हुई, की प्रेस तो नहीं हुई, की प्रेस तो नहीं हुई। तो ये कॉन्टिन्यूसली वो उसको स्कैन करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द इंटरप्ट अप्रोच, बिकॉज वो हार्डवेयर है। सो दैट्स वाई एक जो कंप्यूटिंग है, इट्स द मेन, इज द इम्पोर्टेंट रीजन कि जो हमारा जो कंप्यूटिंग पावर जो है, जो हमारी प्रोसेसिंग की कहना चाहिए ना, जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। एंड जैसे अनश ने बोला वो चीज़। So 8279 is a hardware approach to interface a matrix keyboard and a multiplex display. Both. I'm talking about the both display as well as the keyboard. यानी वो डाटा रिसीव भी करता है माइक्रोप्रोसेसर, एंड सेंड आउट भी करता है जो भी आपका डिस्प्ले डिवाइस है. Disadvantage of the software approach is that the microprocessor is occupied for a considerable amount of time in checking the keyboard and refreshing the display.
कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ करता रहेगा, एंड देन ये प्रोसेसिंग उसकी मतलब रिसोर्सेज उसके वो यूटिलाइज होते रहेंगे अगेन, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। वो उस रिसोर्सेज को कहीं और यूज़ कर सकता है, जब भी ज़रूरत पड़े तब उसको एक्नॉलेज कर सकता है, इफ़ यू गो फॉर द हार्डवेयर अप्रोच, एंड दिस इज बेनिफिशियल। 8279 relieves the processor from these two tasks, and obviously बात है ये, जब कोई टास्क रिड्यूस हो रहा है तो दैट मीन्स की कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज हो रही है। 8279 is a 40 pin device and with two major segments, so basically the keyboard and the display, that is नाम से भी क्लियर है, keyboard and display controller, and again here different we can say input operating modes are there, जो जो चीज़ ये परफॉर्म करता है। द थ्री मतलब डिफरेंट कौन-कौन से, देयर आर 3 अप्रोचेस बेसिकली इट विल डू। द स्कैन कीबोर्ड मोड, scan sensor matrix mode, and strobe input mode. You will see these things. And again, it has some, you can say that it has an inbuilt debounce key, यानी है ना कि debounce का मतलब कि हमने की प्रेस कर दी ना तो debounce होके सेंड आउट करेगा डाटा एक क्लॉक साइकिल में और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई प्रेस कर दिया तो वो प्रेस सेंड आउट वो डाटा को भेजता ही रहा, ऐसा नहीं है। इट इज अ डिबाउंस फंक्शन, इट इज देयर। अगेन जैसे हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो इट प्रोवाइड्स दी 16 बाइट डिस्प्ले रैम टू डिस्प्ले द 16 डिजिट्स एंड इंटरफेसिंग द 16 डिजिट्स। तो हमारे पास जो रैम बेसिकली है, अगेन इट हैज सम बफर्स आल्सो, जो हम देखेंगे कि टू स्टोर द डाटा, कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रेस करते हैं, आप कई बार आप अपने कंप्यूटर में भी देखते होंगे कि आपका सिस्टम जब स्लो हो जाता है, बहुत सारी की प्रेस कर देते हैं, देन धीरे धीरे वो राइट करता है। तो उसको कैसे पता चला? बिकॉज रियल टाइम में है, because it stores the data into some buffer, कुछ किसी बफर में FIFO प्रिंसिपल के साथ वो एक डाटा को स्टोर करके रखता है, एंड देन जब भी प्रोसेसर फ्री अप होता है या फिर जो भी चीज होती है अपनी करंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इट विल टेक द डाटा फ्रॉम दैट बफर रजिस्टर। एंड अगेन ऐसा भी नहीं है कि आप कितनी ज्यादा उसको स्टोर करा सकते हैं, इट हैज द सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो। सो बेसिकली अगेन जैसे हमने बोला, दो सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले कंट्रोलर। द कीबोर्ड सेगमेंट कैन बी कनेक्टेड टू अ 64 कॉन्टैक्ट की मैट्रिक्स। कीबोर्ड एंट्रिक आर डीबाउंस्ड एंड स्टोर्ड इन द इंटरनल फीफो मेमोरी, जो कि मैंने बात की, एक इंटरनल रजिस्टर की, जो इंटरनल रजिस्टर इसके अंदर होता है, जहाँ पे आपका जो भी आप की प्रेस कर रहे हैं वो उसके अंदर स्टोर होती चली जाती हैं। एंड द इंटरप्ट सिग्नल इज जनरेटेड विद ईच एंट्री। जब भी आप कोई प्रेस करते हैं ना, माइक्रोप्रोसेसर को कैसे पता चलेगा? बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली स्कैन नहीं कर रहा है, तो वो एक इंटरप्ट जो 8279 है वो एक इंटरप्ट सिग्नल देगा कि ओके द की इज प्रेस, प्लीज एक्नॉलेज इट। आप उसको ले लीजिए की को, एंड जो भी आपने करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपने उसको यूज करना है, डिस्प्ले कराना है या फिर कहीं और यूज करना है, यू कैन डू दैट थिंग। Display segment can provide a 16 character scan display interface with such devices. With LEDs, this segment has 16 into 8 read-write memory. Again, RAM in temporary storage, जैसे उसमें था, यहाँ पे भी हमारी temporary storage होती है कि है ना, कि जब भी कोई डाटा आया, ज़्यादा आपने सेंड आउट कर दिया डाटा, तो डिस्प्ले हो रहा है, बट अगेन देयर इज सम इन्फॉर्मेशन की लूज ना हो जाए, तो इट ऑल्सो हैज दिस सर्टेन रैम, जो आपकी 16/8 रैम है, रीड राइट रैम है, कि टू स्टोर द टेम्पररी डाटा, and which can be used to read and write information to display purposes. The display can be set up in either right entry or the left entry format. And जो कि आप देखते भी होंगे कि आपने ना LEDs या फिर LCD डिस्प्लेज आप देखते हैं, शॉप्स में भी देखते हैं कि वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट से स्टार्ट, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द 40 पिन IC, हमारी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है, हमारी जो 8279 की है। अगेन दिस कंप्लीट पिन इज, अगर हम सिंप्लीफाइड करें, इस 40 पिन को हम सिंप्लीफाई करें, दिस कंप्लीट पिन इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्ट, थ्री सेक्शंस में हमारी पूरी 40 पिन को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द CPU इंटरफेस, हमारा जो CPU के साथ कनेक्टेड है। सेकंड वन हमारा कीबोर्ड के साथ जो कनेक्टेड है। थर्ड वन इज द डिस्प्ले के साथ जो हमारा कनेक्टेड है। These are the three interfaces that are available with the 8279. The first one is the CPU interface, कीबोर्ड इंटरफेस एंड द डिस्प्ले सेक्शन, यानी जो आपका डिस्प्ले, जो भी आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन हियर, अगेन स्कैन इज आल्सो कनेक्टेड विद द कीबोर्ड डिस्प्ले। तो हमारा फर्स्ट हमारी जो पिन्स आती हैं वो हमारी, लेट अस से हम सीपीयू की बात करें, सेंट्रल सीपीयू में हम देखें कि हमारी डीबी डाटा बस जो आती है, DB0 से DB7, दिस आर वी कैन से बाई डायरेक्शनल डाटा एंड कमांड वर्ड। बेसिकली इसके अंदर हम डाटा और कमांड वर्ड को हम ट्रांसफर करने के लिए
यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। बाई डायरेक्शनल है कि हम कुछ डाटा को आपने डिस्प्ले यूनिट में सेंड करना है, या फिर कीबोर्ड में से कोई भी कैरेक्टर्स आए हैं, कोई भी डाटा उसके अंदर आया है, वो माइक्रोप्रोसेसर को या फिर सीपीयू जो भी हम इंटरफेस कह रहे हैं उसमें आप प्रोवाइड कराना है। तो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल बस कि कीबोर्ड से डाटा ले भी सकता है और डिस्प्ले को डाटा दे भी सकता है। टेक द डाटा एज वेल एज द कमांड वर्ड टू द सीपीयू from CPU are transferred on particular these lines. Apart from that, we have the read and write signals. Again, these input pins enables the data buffer to receive and send data over the data bus. है ना, आपने डाटा रिसीव करना है, सेंड करना है, माइक्रोप्रोसेसर को कैसे पता चलेगा? We need to tell the this 8279 or the microprocessor कि आप सेंड कब डाटा सेंड कीजिए, कब रिसीव कीजिए. So we have the read and write signal for that. Again, we have the chip select signals. Low on this basically enables the normal read and write operation. It remains high. तो आपको जब भी आपने सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इफ यू डोंट आर नॉट यूजिंग, आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते, आप इसको हाई कर दीजिए, यानी आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं इसके अंदर। देन वी हैव द एड्रेस ए नॉट, इज बेसिकली द एड्रेस लाइन। इफ हम ए नॉट अगर इस पे हमारा 1 होता है, दैट मीन्स इट इट ट्रांसफर ऑफ अ कमांड और स्टेटस इन्फॉर्मेशन एंड इट्स टेकिंग प्लेस। हमारा जो भी कमांड है या फिर स्टेटस इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी सेंड आउट हो रही है। if a not equals to 1, अब अगर a not equals to 0 है, then transfer of data happens। तो डाटा जो होता है, जो कीबोर्ड से हम दे रहे हैं या फिर जो भी सेंड आउट कर रहे हैं, तो वो सेंड आउट जब भी आपने करना है, then we put a not equals to 0 and we are using this a not in conjunction with the read and write operation. Then we have the reset pin। reset pin basically जो होती है हमारी इट इज रीसेट, बेसिकली नाम से क्लियर है कि रीसेट करने के लिए हम हमारा यूज़ की जाती है। जो भी हमारी डिस्प्ले डाटा है या फिर जो भी हमारा मोड है, उसको पूरा कंप्लीटली वो इसको रीसेट कर देता है, सो दैट वी कैन यूज़ इट फर्दर। जो भी आपका रिफ्रेश बेसिकली है, पूरे इसको सिस्टम को बेसिकली जो भी 87 है, इसको रिफ्रेश कर रहा है। नेक्स्ट इज द क्लॉक साइकिल। अगेन, जैसे ये सब जानती हैं, जनरेट इंटरनल टाइमिंग रिक्वायर्ड बाय द 8279। जो भी आप इन्फॉर्मेशन सेंड आउट कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से आपने सेंड आउट करनी है, किस स्पीड से सेंड आउट करनी है, इट इज डिसाइडेड बाय दिस क्लॉक साइकिल। एंड अगेन इट इज ऐसा नहीं है कि हम कितना भी क्लॉक साइकिल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। जैसे सर्टेन लिमिटेशंस जो कि यूज़ की जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रह जाती है IRQ, इंटरप्ट बेसिकली जो हमारी होती है। तो जब भी जो हमारा आपका जो टेम्पररी रजिस्टर, जो हम फीफो के सेंसर रैम की हम बात कर रहे हैं, कीबोर्ड से जो भी डाटा आ रहा है, जब भी वो डाटा आता है, तो हमारा वो एक सेंड आउट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को भेजता है विद द हेल्प ऑफ द IRQ कि जो हमारा बफर या फिर जो हमारा फीफो रैम जो है, बेसिकली जहाँ से हमारी कीबोर्ड की इनपुट्स आ रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, टेम्पररी स्टोरेज हो रही है, वहाँ पे डाटा अवेलेबल है, प्लीज टेक डाटा और उसको यूटिलाइज कर लीजिए। तो कैसे पता चलता है माइक्रोप्रोसेसर को? बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली स्कैन तो नहीं कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस IRQ इंटरप्ट, जो आपकी पिन है वो हाई चली जाती है, माइक्रोप्रोसेसर को पता चल जाता है, ओके यार आपका पास कीबोर्ड में डाटा या फिर जो हमारी रैम टेम्पररी स्टोरेज है उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, मैं उसको वहाँ से डाटा ले सकता हूँ। यू कैन ईजिली यूज दैट थिंग। उसके बाद में हमारी आती है स्कैन SL0 to SL3। बेसिकली ये हमारी इट इज़ यूज टू स्कैन द कीबोर्ड मैट्रिक्स इन द डिस्प्ले डिजिट्स। जो भी हमारी कीबोर्ड मैट्रिक्स जो और डिस्प्ले डिजिट्स होती हैं, उसको यूज़ करने के लिए ये यूज़ की जाती है। बेसिकली हमारी जो स्कैन पिन जो होती है SL0 से SL1, इसमें हम डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ द डिकोडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी विल सी, अभी हम इस चीज़ को अभी रोकते हैं इस चीज़ को। बस बेसिकली हमारी जो रोज एंड मैट्रिक्स, जो भी हमारी कॉलम्स एंड मैट्रिक्स हैं, जो भी हमारी रोज हैं, बेसिकली SL0 to SL3 पिंस उन रोज के साथ, मैट्रिक्स की रोज के साथ कनेक्ट की जाती हैं। RL0 से RL7 पिंस हमारी जो कनेक्ट होती हैं, वो कनेक्ट होती है कॉलम्स के साथ। जो भी हमारी मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं, डिफरेंट कॉलम्स हैं, वहाँ से हमारी कनेक्ट की जाती हैं। तो RL0 एंड RL79, इसके अलावा हमारे पास शिफ्ट, we have a shift pin। shift the status of the shift input line is stored along with each key code in the FIFO, है ना, जो हमने बोला कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कीज होती हैं, शिफ्ट एंड द कंट्रोल पिंस। अपार्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स, यानी RL0 एंड SL0 to 3 जो भी हमारी मैट्रिक्स से डाटा आ रहा है, इसके अलावा भी हमारे पास 2 पिंस होती है, कंट्रोल एंड शिफ्ट पिंस। दीज आर द शिफ्ट एंड द कंट्रोल पिंस जो होती है हमारी। अगेन दीज आर आल्सो द इनपुट पिंस। In display unit, again it is divided into the 2 sections। हम ये
16/4 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, 16/8 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इन आउट ए नॉट ए और बी जो हमारे जो पिन्स हैं इसको हम कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। 2 4 बिट पिन्स जो हम बात कर रहे हैं और कंबाइन 8 बिट पिन की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए। जैसे भी हम यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसको बेनिफिट किया गया है इस चीज़ के लिए। लेट अस सपोज हमारे पास डिस्प्ले का जो डाटा है हमें 2 डिस्प्ले है एग्जीक्यूट करनी है या फिर 2 इंटरफेसेस से हमें एग्जीक्यूट करना है। वी कैन ईज़िली डू दैट विद द हेल्प ऑफ दीज़ 2 पिन्स। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं वी कांट यूज़ दैट थिंग। हम 2 जगह नहीं यूज़ कर सकते थे उसको। सो हम दोनों को एक सिंगल डिस्प्ले के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और 2 डिस्प्लेस के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। Apart from that, we have the PD. PD basically the blank display. It means so this is used to blank the display during the digit switching or by a blanking closure, है ना? जब भी आप डिजिट कोई नंबर आता है तो क्या होता है कि वो जो भी चीज़ ट्रेस हुआ है उसके अंदर या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको क्लियर आउट होना होता है ना। अदरवाइज आप एक इन्फॉर्मेशन है और उसको ओवरराइट करते हैं तो क्या होता है कि इट लुक्स नॉट डजंट लुक गुड। इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऑलरेडी है और नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपको इन्फॉर्मेशन जाती हुई भी दिखाई देगी और आती हुई भी दिखाई देगी। एक ओवरलैपिंग दिखाई देगी तो दिट इज नॉट गुड जो भी हम डिजाइन करते हैं। तो वी नीड दिस ब्लैंक डिस्प्ले सो जो भी स्विचिंग में है वो हम इजीली कर सकें। जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं डिस्प्ले करा रहे हैं तो यू कैन इजीली डू दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस। सर ओवरलैपिंग दिखाई देगी तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके अगर आपको ए और बी कैरेक्टर्स दोनों एक साथ दिख जाएं तो आप बताइए आप उसको ए कंसीडर करेंगे कि बी कंसीडर करेंगे? सर जो आ रहा है उसी को कंसीडर करेंगे ऑफ कोर्स। आपको कैसे पता चला आ रहा है? आप तो लेट ज्वाइन किए क्लास में, लेट अस सपोज। हाँ सर क्लास तो लेट ज्वाइन किया था। नहीं मैं क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट अस अच्छा सपोज आप मार्केट में गए, लेट गए मार्केट के अंदर, जो पहला कैरेक्टर था वो आ चुका था, दूसरा कैरेक्टर आ रहा था, वो दोनों ओवरलैप हो गए। आपको कैसे पता चला कौन सा कैरेक्टर पहले आया कौन सा कैरेक्टर बाद में आया? यस रहमान। सर ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम के बाद तो सर वो जब आ जाएगा सर और जो अच्छा अगर ज्यादा। आपकी लेट अस सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप सेलफोन्स यूज करते हैं? करते ही होंगे ऑब्वियस सी बात है ना। सर क्या? सेलफोन्स मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, यस सर। है ना? ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जब आप टाइप भी करते होंगे और कई बार यस सर। आप क्या करें, आप टाइप कर रहे हैं, ए टाइप कर रहे हैं, बी टाइप कर रहे हैं, ठीक है? आपने बी टाइप करा और ए उसके अंदर दिख रहा है पहले से ही, तो आप क्या करेंगे? आप शॉपकीपर के पास जाएँगे, यार देखो मोबाइल हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है। वो कहेगा डिस्प्ले आपका खराब हो गया है। इज़ इट सो? यस सर। इ अगर आप कम्फ़र्ट हो उसमें, कंफर्टेबल हो कि ए एंड बी दोनों साथ-साथ दिख रहे हैं? नो सर। नहीं कंफर्टेबल है ना, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो एक रिफ्रेश होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए डाटा के अंदर, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड एंड समटाइम्स इट क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब आप क्रिटिकल उसमें जाते हैं। हम तो सर लेट अस मतलब सपोज सर माइक्रो प्रोसेसर क्या सर डिस्प्ले में भी ये आता है उसका इफेक्ट? देखिए हम पढ़ रहे हैं कीबोर्ड एंड डिस्प्ले कंट्रोलर, ओके। पेरिफेरल डिवाइस इज एन आईसी, सो दैट माइक्रो प्रोसेसर को हेल्प करने के लिए, प्रोसेसिंग आप शायद लेट ज्वाइन किए थे तो प्रोसेसिंग को रिड्यूस करने के लिए हमने ये इंटरफेस यूज करते हैं। ओके नो सर ये एंड वाला एक एक एग्जाम 8279 स्टार्ट में मैंने पढ़ा है, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे थे 8279 अच्छा वो पढ़ा था 8259 के बीच में किया था। 8259, अभी हम ऐसा 8279 पढ़ रहे हैं। हाँ सर अभी चल रहा है, अभी 8259 चल रहा था सर। 8279 चल रहा है। हाँ यस सर अभी 8259 का 8259 ये सर। खत्म हो चुका है, वो ये इंटरप्ट हाँ रिक्वेस्ट था। ये सर आप इंटरप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने ज्वाइन किया था। हाँ वो तो शायद हमने लास्ट टाइम कर ली थी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था। ओके सर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, लेट अस सपोज है ना, अब हम क्रिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। एक हम हॉस्पिटल के आईसीयू की हम बात करते हैं, ऑपरेशन थिएटर की बात करते हैं। वहाँ पे डिस्प्लेस, बहुत सारे डिस्प्लेस होते हैं। अगर डॉक्टर गॉट कंफ्यूज्ड, जो डिस्प्ले वो जो रीड कर रहा है ना वो कंटिन्यूअसली उसको नहीं देखेगा कि मॉनिटर जो मॉनिटरिंग जो भी आप मॉनिटर कर रहे हैं कि ओके दिस इज द ब्लड प्रेशर, दिस इज द हार्ट बीट, वो ऑपरेट कर रहा होता है ना, मल्टीटास्किंग करता है, बट अगेन वो कंटिन्यूअसली नहीं देख रहा होगा कि यार दिस इज द हार्ट बीट एंड ऑल दैट थिंग। वो एक एक नज़र ऊपर उठा के देखेगा, ओके हार्ट बीट नॉर्मल है, वापस अपने ऑपरेशन जो भी उसने टास्क परफॉर्म कर रहा है वो करता रहेगा।
लेट अस सपोज वो देखता है अपनी स्क्रीन के ऊपर और हार्ट बीट में उसको ओवरलैप्ड चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट कर देती हैं, है ना? बिकॉज़ पहला डाटा नहीं आया, हार्ट बीट चेंज हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी देर वेट करेगा। एवरी सेकंड इज़ इम्पोर्टेंट इन द ऑपरेशन थिएटर, है ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर 1 सेकंड भी कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं, देन इट विल मतलब जो भी आपका पेशेंट है उसकी इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स मे ऑकर एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो एक जिससे कि ये इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारा बेसिकली बीडी जो हमारा ब्लैंक डिस्प्ले है वो प्रोवाइड किया गया है। इवन इवन हर चीज़ के अंदर ये चीज़ हमें दी जाती है कि जब भी आप कोई भी डिस्प्ले डिवाइसेस पढ़ते हैं, ट्रेसिंग पढ़ते हैं या फिर ना डिफरेंट चार्ट्स आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर यही चीज़ होता है, एक डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ होती हैं। कुछ चार्ट्स में आप देखते हैं कि पूरा का पूरा चार्ट ना स्क्रीन जो भी स्क्रीन है वो पूरी ब्लैंक हो जाती है और नया चार्ट स्टार्ट हो जाता है। कुछ चार्ट में आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन नई-नई आती रहती है और पुरानी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ होती रहती है। इवन आप देखते भी होंगे आईसीयूज़ में मतलब नॉर्मल हार्ट बीट्स वगैरह जो होती हैं, पी वेव्स अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर भी वो कंटीन्यूअसली वो इंक्रीज़ कर मूव करती रहती है। बेसिकली क्या होता है, पुराना चीज़ें वो वन बाय वन डिलीट होती रहती हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। देयर आर डिफरेंट वेज़ ऑफ डूइंग displaying the information. Okay, so these are the different sections of the CPU. Sorry, 8279. So again, हमने different sections जो थे हमारे the block diagram shows 4 major sections. The first one is the keyboard section. This section has 8 lines जो हमने देखी RL0 to RL7, and these can be connected to the 8 columns of the keyboard जैसे हमने कहा, and plus 2 additional lines shift and control. We can say that is status of the shift key and the control key can be stored along with the key closure जो भी आपका है, इसका हम simultaneously जो additional keys हम use simultaneously इसको हम देखते रहते हैं. The keys are automatically debounced and the keyboard can operate in 2 modes. The first one is the 2 key lockout key. So if 2 keys are pressed almost simultaneously, only the first key is recognized. जो भी वो recognize करे, है ना, माइक्रो सेकंड का अगर डिले हो जाता है, होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि दोनों की इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि दोनों इन्फॉर्मेशन की बिल्कुल माइक्रो सेकंड का भी डिफरेंस ना हो। तो जो भी की दोनों की एक साथ अगर प्रेस की गई हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास बफर रजिस्टर में नहीं गई हैं, लेकिन की प्रेस हो चुकी है, इतनी जल्दी आपने प्रेस करी है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन पहली पास आएगी वो उसको कंसिडर करेगा, दूसरी वाली की को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। Next mode is the N key rollover. Here, simultaneously keys are recognized and the codes are stored in the internal buffer. It can also be set so that no key is recognized until only one key remains present. है ना? तो simultaneously key होता है तो उसको acknowledge कर लेता है कि okay simultaneously key press हुई है. This is the first key and this is the second key. We can consider these things. So these are the two modes or we can do two debouncing conditions जिसमें भी आप काम करना चाहें आप प्रोग्राम कर सकते हैं. Keyboard section also includes the 8x8 FIFO RAM to store the temporary storage जो भी आप की प्रेस कर रहे हैं. FIFO RAM consists of 8 registers that can store 8 keyboard entries. Each is then read in the order of the entries, है ना, first in first out जो भी है, जो भी information पहले आई है वो information पहले ही microprocessor CPU को चली जाएगी. The status logic keeps track of the number of entries and provides an IRQ interrupt request signals in the FIFO is not empty. जब भी FIFO के अंदर कोई इस रजिस्टर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा IRQ की हेल्प से, जो कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर IRQ की हेल्प से, और माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि CPU को बताएगा कि there is some data stored in this particular register, please take the data and do whatever जो भी आप करना चाहते हैं उसके साथ. Next is the scan section. It has a scan counter and 4 scan lines, SL0 and SL3. These 4 scan lines can be decoded using a 4 to 16 decoder to generate 16 lines of scanning. Again, these are two different modes. है ना, इसके अंदर भी हमारे दो modes आते हैं. The first mode is the encoded mode and the second one is the decoded mode. अभी हम जो बात कर रहे हैं decoder की, ये हमारा encoded mode है. And the second one is the decoding mode. Encoding mode के अंदर हम यूज करते हैं 4x16 का डिकोडर, जो भी आप या फिर 3x8 का डिकोडर, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 लाइंस आप यूज कर सकते हैं. एंड अगर आप डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं, दैट मोड इज कॉल्ड द डिकोडेड मोड. आप डायरेक्टली ही
जो मैट्रिक्स है उसके साथ आप स्कैन सेक्शन आप यूज कर रहे हैं, सो यू कैन easily do that thing. Display section, it has the 8 output lines divided into the two groups, A0 to A3 and B0 to B3, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था. These lines can be used either as a group of 8 lines or as two groups of 4 in conjunction with the scan lines. There are multiplexed display if there are multiple displays are there. You can easily do that thing, or you can use as a single display. आप दोनों को combine कर सकते हैं. The display can be blanked using a BD line, that is already said. This section includes this includes the 16 by 8 display RAM, है ना, जैसे उसके अंदर FIFO RAM थी, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले रैम होती है. टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन जो भी माइक्रो प्रोसेसर सेंड आउट कर रहा है वो रैम के अंदर जाएगी, एंड देन रैम वन बाय वन उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले करता रहेगा. द माइक्रोप्रोसेसर यूनिट कैन रीड फ्रॉम और राइट इनटू एनी ऑफ दिस रजिस्टर्स. जो चाहे वो आप करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, योर रिक्वायरमेंट. In the last section जो हमने सबसे पहले देखा था, वैसे this section is the MPU interface section. So this section includes 8 bidirectional data lines DB0 to DB7, one interrupt request, 6 lines for interfacing including the buffer address line A0. When A0 is high, signals are interpreted as a control word or a status. When A0 is low, signals are interpreted as data. जो हमने देखा अभी बात भी की थी अभी थोड़ी देर पहले. IRQ lines goes high whenever data entries are stored in the FIFO register. जो भी कीबोर्ड से हमारा डाटा आ रहा है FIFO रजिस्टर के अंदर, तभी हमारा IRQ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. This signal is used to interrupt the microprocessor to indicate the availability of the data, जो भी हमारे पास डाटा इंफॉर्मेशन है. So basically this is the block diagram of the 8279. हमारा जो ऊपर का सेक्शन है, this is basically connected with the CPU, and here this section is connected with the display, and this section is connected with the keyboard. So basically क्या होता है इसके अंदर, हमारा कंटिन्यूअसली स्कैन करता रहता है टाइमिंग एंड डायग्राम के साथ कि हमारा अब डिस्प्ले आया, अब डिस्प्ले आया, डिस्प्ले आया. स्कैन एंड रिटर्न जो आपका RL0 से RL7 है, बेसिकली RL0 से RL7 एंड SL0 एंड SL3 जो है, ये हमारी मैट्रिक्स के साथ जो भी आप इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट होता है. अब जो भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आई, जो भी इन्फॉर्मेशन आई, वो हमारा 8x8 FIFO सेंसर रैम के अंदर स्टोर होती रहेगी इसके अंदर. एंड विद द हेल्प ऑफ ये जैसे ही की प्रेस हुई या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आई, उसने स्टेटस सिग्नल्स में आपको भेजा कि भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज दीजिए माइक्रो प्रोसेसर को कि वो डाटा को वहाँ से रैम से, जो आपके बच्चों के पास रैम जो है वहाँ से वो एग्जीक्यूट कर या ले सके, पिकअप कर सके. इन्फॉर्मेशन भेजी, FIFO सेंसर ने इसके इन्फॉर्मेशन भेजी, डाटा बफर में गया, डाटा बफर से माइक्रो प्रोसेसर में गया, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट आउटपुट कंट्रोल जो भी आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, रीड सिग्नल, रीराइट करना है, A0 सिग्नल, जो भी आपने करना है, यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल सिग्नल्स. एंड अगेन दिस डी बाउंस कंट्रोल सिग्नल इज देयर, जो कि हमने बात की थी दो डी बाउंस कंडीशंस की. आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, 2 की लॉकआउट एंड N की रोल ओवर, जो भी आप करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, डी बाउंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द डिस्प्ले यूनिट, जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा को डिस्प्ले कराना है, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, वो इंटरनल रजिस्टर में जाएगी, इंटरनल रजिस्टर के पास में वो एक डिस्प्ले रैम में जाएगी. एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल एंड द टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग सर्किट्स कि कितनी देर तक आपने वो डाटा डिस्प्ले कराना है, कितनी क्लॉक साइकिल, किस स्पीड से आपने डाटा डिस्प्ले कराना है. विद द हेल्प ऑफ दिस आप कहाँ पे आपने डाटा डिस्प्ले कराना है, डिफरेंट रजिस्टर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ईजिली डिस्प्ले द डाटा ऑन दी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस. जो भी आपने डिस्प्ले करना है, LCD करना है, LED करना है, जहाँ पे भी आपने डिस्प्ले कराना है, यू कैन सेंड द डाटा विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्प्ले रजिस्टर्स, जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाती है. So this is basic diagram of the 8279 block diagram. And again अगर हम एक ब्रॉडली इसको डिवाइड करें इस पूरे डायग्राम को, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 4 सेक्शंस में हमारा ये 8279 डिवाइड है. द फर्स्ट वन इज द CPU इंटरफेस एंड द कंट्रोल एक्शन, जो भी आपका कंट्रोल एक्शन हो रहा है, CPU इंटरफेस हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमारा एक सेक्शन बन सकता है. सेकंड वन इज द स्कैन सेक्शन, जो स्कैन सेक्शन जो भी आप कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहे हैं, कीबोर्ड को स्कैन कर रहे हैं, या फिर स्कैन कर रहे हैं आप आपकी डिस्प्ले यूनिट को आप स्कैन कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन यूज दिस डिपेंडिंग अपॉन द
ऑपरेशन हम इनको मल्टीपल वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और वी हैव दी कीबोर्ड सेक्शन, जो हमारा कीबोर्ड सेक्शन है कि की प्रेस हुई है कि नहीं हुई। द थर्ड वन इज़ द कीबोर्ड सेक्शन, कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आई है या फिर नहीं आई है, या फिर माइक्रोप्रोसेसर को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कि नहीं दे रहे हैं। द लास्ट वन इज़ द डिस्प्ले सेक्शन, कि माइक्रोप्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन आई है एंड देन हम डिस्प्ले सेक्शन या जो भी चीज़ आपने डिस्प्ले कराना है, यू कैन ईज़िली डू दैट थिंग। So these are the basic 4 sections of this 8279 block diagram. So this is all about the 8279 block diagram. इसके बाद में आपका I think एक टॉपिक और बचता है, A to D and D to A converter, and we will do this on Monday. I think most probably आपका मंडे को शायद लास्ट क्लास भी होगी और सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। So any doubt on this 8279? सर ये जितने भी इंटरफेसिंग प्रोसेसर होते हैं सर, ये किसी भी प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल हो जाते हैं? नहीं, किसी भी प्रोसेसर के साथ नहीं होते हैं। सर फिर ये जनरल कैसे हुआ? 825 हम 8085 की बात कर रहे हैं। सर 8279 की तो जनरल पर्पस ही है कीबोर्ड और डिस्प्ले के लिए। बिल्कुल जनरल पर्पस है। 8279 को आप 8051 के साथ नहीं यूज़ नहीं कर सकते। ओके 8051 के साथ नहीं है। माइक्रो 85 कंट्रोलर और आते हैं 86 8586 के 825 सर। 8085 8086 का कर सकते हैं, है ना। 8051 के साथ आई थिंक नहीं कर सकते आप, है ना। उसके साथ आई थिंक डिफरेंट आईसी आती है। अगेन ये हम जो डिस्प्ले भर रहे हैं उसके साथ मे बी 8279 का कोई और वर्जन उसका हो सकता है जो हम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जो भी आपका हम आर्किटेक्चर करते हैं these are generalized, but again it is ये सर डिफर manufactured। करते रहते हैं उनको उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग अपडेट करके तब करा जाता है। बिल्कुल, है ना। जैसे हम बात एक नॉर्मल हम बात करते हैं, हम एसी की ही बात कर लेते हैं, है ना। अब एसी के रिमोट्स आर आल्सो देयर, है ना। अब आप हिटाची का आपके पास घर में एसी है और एक वोल्टास का एसी है, हिटाची के रिमोट को आप वोल्टास के एसी के साथ नहीं यूज़ कर सकते, कंपैटिबल नहीं है वो। इज इट सो? यस सर। है ना। तो अगेन these are both are used for temperature controlling, but again we can't चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को। यूनिवर्सल रिमोट्स आते हैं, बट अगेन यू मे यूज यूनिवर्सल रिमोट्स भी शायद कुछ एसीज के साथ काम ना करते हो। सो अगेन दीज आर द डिफरेंट थिंग। एक स्पेशलाइज्ड बनाए हैं 8279 माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड 8086 के साथ, यू कैन इजीली यूज दैट थिंग। अगेन एक और चीज़ होती है कि 8051 की कैपेबिलिटीज 8085 और 8086 से बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है। बहुत कुछ उसके अंदर इंटरनली प्रोवाइड किया गया है। उसके अंदर मेमोरी प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर मेमोरी प्रोवाइड नहीं की गई है। रैम प्रोवाइड की गई है उसके अंदर, यहाँ पर रैम प्रोवाइड नहीं की गई है, जो डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। तो कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर दी गई है 8051। एंड विद टाइम उसके बाद में और प्रोसेसर्स आए हैं, पिक प्रोसेसर आया, उसकी और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है वो। AVR प्रोसेसर आया, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। FPGA आ सर गया। 8086 में रैम प्रोवाइड नहीं की गई है। इंटरनल रैम माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं प्रोवाइड करते, देखो वी नीड एक्सटर्नल मेमोरी एंड रैम। सर हम फिर मेम हम जब सर EMU 8086 में सर जब मेमोरी खोलते थे सर तो उसका स्क्रीन विंडो पर वो टॉप पे लिखा। बिल्कुल, है ना। ये आप कोड जब यूज़ करते हैं, यू नीड टू प्रोवाइड दैट कोड टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी। आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके एक मेमोरी यस दे सर। दी गई है आपको, इंटरफ़ेस करा के दी गई है उसके अंदर, सिम्युलेटर के अंदर, यस सर। है ना। वो एक अगर आप सिंगल आईसी देंगे ना, उस सिंगल आईसी के अंदर बहुत मतलब यूज़र एक्सेसिबल नहीं होगी वो। ओके, एक एक्सटर्नल आपको चाहिए होगा। अब अगर आप एक प्रॉपर कहना चाहिए कि एक अगर आप ड्रॉ करेंगे उस चीज़ को, तो यू नीड एन एक्सटर्नल मेमोरी टू स्टोर दी योर कोड, और उसके साथ आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इंटरनल आर्किटेक्चर है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो मेमोरी होगी, बट अगेन रैम आई डोंट थिंक नहीं होगी इसके अंदर। चलिए हाँ, लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स टेक इन अटेंडेंस।